हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग गुल्म चिकित्सा के थर्ड वीडियो की बात कर रहे हैं। ओके, सेकेंड वीडियो में हम लोग जो है गुल्म के रिलेटेड जो भी चिकित्सा है उसमें मेनली जो उसका संशोधन चिकित्सा है वो कवर कर लिए। आज जो है हम लोग इसके समसमन चिकित्सा यानी गुल्मनाशक योग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो रक्त गुल्म है उनकी चिकित्सा भी आज के सेशन में कवर करेंगे। एंड इसके साथ साथ जो है गुल्म टॉपिक जो है आपका ये कवर हो जाएगा चिकित्सा वाला। सो स्टार्ट करते हैं वातज गुल्म से। ओके, तो वातज गुल्म के लिए जो गुल्मनाशक कुछ योग हैं, जो इम्पोर्टेंट योग है, मैं उन सभी को यहाँ दे रखा हूँ। उसके लिए हमने सुविधा के लिए एक ट्रिक बनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, अदरवाइज जो भी योग है आप अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, वो ट्रिक ऐसा है कि कोई पेशेंट वातज गुल्म का कंप्लेन लेके डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ कैसे हुआ। तो उसने बताया कि उसने हिंगू एंड पिपली इन दोनों को अपने शरीर में सटाया। ठीक है, हिंगू एंड पिपली को शरीर में सटाया जिसके वजह से इसको वातज गुल्म हो गया। तो इसका यही कंप्लेन है, हिंगू एंड पिपली को सटाया तो इससे वातज गुल्म हो गया। तो ये थोड़ा फनी बात है ना कि ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए इस बात पे डॉक्टर हंसने लगा कि ऐसा नहीं होता है। फिर डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट शीला को बुलाया कि शीला लेकर आओ लहसुन नीला। ठीक है, तो याद रखने के लिए थोड़ा फनी बनाया हुआ है, शीला लाओ लहसुन नीला। एंड उसमें क्या करना, एरंड तेल पंचक मिलाओ और उसके बाद जो है इसको वातज गुल्म वाले स्थान पे लगाओ, इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक आपको यही याद रखना है कि पेशेंट बोला हिंगू एंड पिपली सटाया जिसके वजह से गुल्म हुआ, तो डॉक्टर को हंसी आ गई, डॉक्टर हंसने लगा। फिर उसने अपने असिस्टेंट शीला को बुलाया कि शीला लाओ लहसुन नीला एंड उसमें जो है तुम एरंड तेल पंचक मिलाओ जिससे तुम्हारा फिर अफेक्टेड पोर्शन पे लगाओ, ठीक हो जाएगा। अब इसे याद कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहला क्या है, उसने बोला था कि हिंग एंड पिपली सटाया, तो हिंग से आपको दो नाम याद रखना है। एक तो हो गया कि हिंगू सवारचल आदि घृत, दूसरा हो गया हिंगू आदि चूर्ण एंड गुटिका। ठीक है, तो हिंगू से आपको हिंगू सवारचल आदि घृत एंड हिंगू आदि चूर्ण एंड गुटिका। देन पिपली से आपको तीन नाम याद रखना है। एक तो पिपली से पिपली आदि घृत डायरेक्ट हो गया। दूसरा आपको याद होगा कि शुंठी मरीच एंड पिपली ये तीनों का तीनों जो है त्रिकटु जो है या त्रिउष्ण उसी को कहते हैं, उसका पार्ट है। ठीक है, तो त्रिउष्ण में पिपली आते हैं, इसलिए हमको पिपली से त्रिउष्ण आदि घृत एंड दूसरा त्रिउष्ण आदि घृत ये नाम याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेस्ट माना गया है वातज गुल्म में। एंड थर्ड क्या बोला उसने, सटाया, तो सटाया से आपको सट्यादि चूर्ण याद रखना है। ओके, तो हिंगू एंड पिपली सटाया ये पेशेंट का पोर्शन है। तो हिंगू से हिंगू सवारचल आदि घृत, हिंगू आदि चूर्ण गुटिका, पिपली से पिपली आदि घृत एंड पिपली जो है त्रिउष्ण का पार्ट है इसलिए त्रिउष्ण आदि घृत एंड दूसरा त्रिउष्ण आदि घृत। सटाया से आपको सट्यादि चूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये चूर्ण है। सट्यादि कषाय भी एक होता है जिसका यूज सन्निपातक ज्वर में करते हैं। ठीक है, अब इनके बाद से क्या हुआ, डॉक्टर हंसने लगा, तो हंसने से आपको याद रखना है हसूस आदि चूर्ण। ओके, तो चूर्ण से यहाँ तीन है, एक हसूस आदि चूर्ण, सट्यादि चूर्ण एंड हिंगू आदि चूर्ण। सट्यादि चूर्ण है इसमें। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सट्यादि कषाय नहीं, कषाय सन्निपातक ज्वर में करते हैं। अब इसका जो है आगे का पोर्शन डिकोड करते हैं। डॉक्टर ने क्या बोला कि शीला लाओ लहसुन नीला, तो शीला से आपको याद रखना है शिलाजीत प्रयोग। ठीक है, लहसुन से आपको याद रखना है लहसुन क्षीर एंड नीला से याद रखना है नीलिनी आदि घृत। ठीक है, इसमें और भी कुछ पॉइंट, एक तो नीलिनी आदि घृत आपको वातज गुल्म में है, यदि इसी नीलिनी आदि घृत का जो है 2 गुना डोज देंगे तो वो कफज गुल्म के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये यहीं पे याद रखना है, नीलिनी आदि घृत वातज गुल्म में और इसका 2 टाइम्स जो है कफज गुल्म में विरेचन के लिए यूज करते हैं। एंड शीला से यहाँ पे शिलाजीत प्रयोग तो है ही, साथ साथ एक शिलाजीत वटक करके होता है, वो पांडु में यूज करते हैं वातज गुल्म में नहीं। एंड वो क्या बोला था कि शीला लाओ लहसुन नीला एंड उसमें एरंड तेल पंचक मिलाकर लगाना है। तो एरंड तेल पंचक से 2 चीज़ निकालना है पहले, एक तो एरंड तेल हुआ और दूसरा है तेल पंचक। ओके, तेल पंचक के बारे में अभी मैं आगे दिखा दूंगा, आपको याद रखना उसका 5 इंग्रेडिएंट का नाम इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एरंड तेल पे आते हैं, तो एरंड तेल में 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, वातज गुल्म में यदि पित्त के साथ अनुबंध है एंड वातज गुल्म में यदि कफ के साथ अनुबंध है तो कैसे लेना है। ठीक है, यदि पित्त के साथ अनुबंध है तो उस एरंड तेल को दूध के साथ लेना है।
एंड यदि कफ के साथ अनुबंध है तब एरंड तेल को वारुणी मंड के साथ लेना है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, पित्त के साथ दूध एंड कफ के साथ वारुणी मंड एरंड तेल तो दोनों में लेना है। तो ये हो गए वातज गुल्म के योग। नेक्स्ट है आपके पास पित्तज गुल्म। ओके, पित्तज गुल्म के भी जो है कुल 5 नाम यहाँ पर दिया है जो इम्पोर्टेंट है। या तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लो या फिर एक ट्रिक मैंने बनाया, आप इसे याद करो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक ये है कि पित्तज है ना, तो पिता ने रोहिणी को त्रिमणि दिए, वो भी घृत के साथ। ठीक है, ट्रिक बस इतना ही है, पिता रोहिणी को त्रिमणि दिए घृत के साथ। तो पिता से आपको पित्तज गुल्म याद रहेगा, रोहिणी से आपको रोहिणी आदि घृत याद रहेगा, त्रिमणि से त्रायमन्य आदि घृत याद रहेगा। ठीक है, ये घृत के साथ जो हमने बोला ना, तो घृत के साथ जो त्रिमणि दिए यानी कि इसमें जितने भी फॉर्मुलेशन है सब में घृत घृत आ रहा है, इसीलिए घृत के साथ लगाना है। जैसे रोहिणी है तो रोहिणी आदि घृत, त्रिमणि है तो त्रायमन्य आदि घृत। ओके, अब 3 और क्या है कि त्रिमणि दिए मीन्स 3 मणि दिए, 3 मणि दिए, तो वो 3 कैसा मणि है, तो वो एडवांस त्रिमणि है। ठीक है, ADV, ये तीनों स्मॉल में ना, तो ADV, A फॉर हो गया आम्लक आदिघृत, D फॉर हुआ द्राक्षादिघृत एंड V फॉर हुआ वासादिघृत। ठीक है, तो त्रिमणि एडवांस त्रिमणि दिए थे, आम्लक आदिघृत, द्राक्षादिघृत एंड वासादिघृत। वासादिघृत इंपॉर्टेंट है, ये वासादिघृत आपको रक्त पित्त में भी है एंड पित्तज गुल्म जो है इसमें भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि रक्त पित्त में जो वासादिघृत है तो उसमें जो घृत पाक करते हैं तो कल्क स्नेह एंड द्रव लिक्विड मीडिया जो लेते हैं तो उसका 1:4:16 ऐसे रेशियो होता है ना। तो जो रक्त पित्त घृत है उसमें जो हम 4 गुना जल में पाक करेंगे, रक्त पित्त में यूज करने वाले वासा घृत में। ठीक है, जबकि पित्तज गुल्म में जो वासादि घृत हम बना रहे हैं उसमें 8 गुना जल में पाक ये करना है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है कफज गुल्म। तो कफज गुल्म का भी एक ट्रिक है, आप चाहो तो इससे याद करो, अदरवाइज आप अपने हिसाब से याद कर लेना, अल्टीमेट हमें याद ही करना है। तो हमारा ट्रिक बस ये है कि कफज जो है ना, कफ भल्ला तक, भल्ला हुआ, भल्लाल देव होता है ना वो बाहुबली वाला, उसके बारे में स्टोरी है। वो बड़ा पावरफुल था और थोड़ा राक्षस जैसा था जिसका दांत हरा हरा था। तो वो भल्ला क्या किया, अपने हरे दंत से, दांत जो हरा रंग का, उससे क्या किया, उसने 10 मूल के मिश्रक का क्षीर जो है, 10 मूल जो है उससे क्षीर निकालना है। 10 मूल के मिश्रक से क्षीर जो है ना बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ 6 पल में, 60 पल में ही निकाल दिया। ठीक है, कहानी बस यही है कि भल्ला अपने हरे दंत से 10 मूल के मिश्रक का क्षीर 60 पल में ही निकाल दिया, 6 पल में निकाल दिया। अब इसे याद कैसे होगा नाम, तो भल्ला से आपको याद करना है भल्ला तक आदि घृत। ओके, भल्ला से भल्ला तक आदि घृत, हरे दंत था ना उसका तो उससे दंती हरित की। ओके, दंती हरित की भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आगे मैं दिखाऊंगा। देन 10 मूल से 10 मूली घृत, मिश्रक से मिश्रक स्नेह, क्षीर षटपल जो है, क्षीर जो है 60 पल में निकाला, तो इन दोनों को मिलाकर क्षीर षटपलक घृत। आपका बस यही फॉर्मुलेशन आपको याद रखना है। सो तैल पंचक जो वातज गुल्म में था उसे देख लेते हैं। तैल पंचक में टोटल 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि इसमें 5 तैल नहीं होते, तैल सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, और भी 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्टिव में कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाते हैं एंड MCQ में भी ये आते रहते हैं। ठीक है, तो वो 5 कौन कौन हैं, तैल, तेल मीन्स एरंड का तेल, यहाँ पे टीकाकार ने बताया है इस तेल के बारे में। दूसरा है प्रसन्ना, तीसरा है गौमूत्र, चौथा है अर्नाल एंड 5वां है यवग्र। ओके, तैल, प्रसन्ना, गौमूत्र, अर्नाल, यवग्रजम। तो ये 5 हो गए तैल पंचक। किस किस चीज़ में हेल्पफुल है, तो गुल्म, वातज गुल्म में, जठर, जो भी समस्या है जठराग्नि से रिलेटेड उसमें, उदर रोग में मेनली खास करके जठर हुआ यहाँ, एंड अनाह, इन तीनों में जो है खास करके ये तैल पंचक हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे तेल लगाने के लिए नहीं, पीने के लिए, पीतम एकत्र। ठीक है, पीने से जो है ये गुल्म, अनाह रोग, ये सभी जो है नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो 5 नाम हो गया, तैल, प्रसन्ना, गौमूत्र, अर्नाल, यवग्रजम। ठीक है, शिलाजीत का जो प्रयोग है तो उसमें तो देख लिया कि शिलाजीत का यूज करते हैं, शिलाजतु वटक जो है वो पांडु में लेते हैं। साथ साथ जो शिलाजतु में जो ये एडजुवेंट जो है पंचमूल का जो है कसाय छार के साथ लेने के लिए कहा है, और ये एडजुवेंट जो है शोथ में भी यूज करते हैं।
नेक्स्ट जो है गुल्म में बस्ती के बारे में इम्पोर्टेंस बताया है, जो कि पहले कवर नहीं किया था। वो ये है कि बस्ती कर्मम परम विद्यात गुल्मगनम तद्दधि मारुतम। ठीक है, ये कह रहा है कि गुल्म के लिए जो है ना बस्ती कर्म सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट औषध है। कैसे? एक तो ये है कि गुल्म जो है वात की वजह से होता है, दूसरा वातज गुल्म है, तो मीन्स वात प्रकोप है, और वात के लिए सबसे बेस्ट चिकित्सा क्या है? बस्ती। इसीलिए गुल्म रोग भी जो है वात से रिलेटेड ही है ना, और खास करके वातज गुल्म है तो और भी ज़्यादा वात है, तो इसमें बस्ती सर्वश्रेष्ठ औषध है। बस्ती कर्म परम विद्यात, परम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ औषध जो है यहाँ पे बस्ती ही है। वो करता क्या है कि स्वस्थाने प्रथमम जित्वा सद्यो गुल्म उपोहित। ठीक है, सबसे पहले उसको जो है बस्ती का गुल्म वात का जो अपना स्थान है उसको पहले वहाँ पर जीत करके शीघ्र ही गुल्म को नष्ट कर देता है। ठीक है, गुल्म स्वेद के बारे में भी यहाँ दिया है कि नारी, प्रस्तर, संकर, इन सभी स्वेद का प्रयोग करते हैं, स्वेदन का। अब हम लोग गुल्म में जो है जाठराग्नि का क्या संबंध है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है जिसमें गुल्म में जाठराग्नि का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो पढ़ना है। यहाँ पे गुल्म और जाठराग्नि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो जानना है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि मंदे अग्नो वर्धते गुल्मो, ओके, एंड दीपते चाग्नो प्रशाम्यति। कहने का मतलब जो अग्नि यदि मंद हो गया है, जाठराग्नि मंद हो गया तो वो गुल्म को बढ़ा देगा। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन, अग्नि कम हुआ तो गुल्म बढ़ जाएगा। वहीं पर यदि अग्नि दीप्त है, दीपिते च अग्नो, यदि अग्नि दीप्त हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? प्रशाम्यति, गुल्म को शांत कर देगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, अग्नि इन्वर्स रिलेशन विथ गुल्म। ओके, यदि अग्नि घट गया तो गुल्म बढ़ जाएगा, यदि अग्नि बढ़ गया तो गुल्म घट जाएगा। तो इसलिए क्या कहता है? तस्मान न अति सौहित्यम कुर्यात न अति विलंघनम। इसलिए कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भोजन नहीं करना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा लंघन कर्म करना है गुल्म के केस में। क्यों? क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा भोजन किए तो भी अग्निमंद होगा, और यदि बहुत ज़्यादा लंघन कर्म कर रहे हैं तो भी अग्निमंद होगा, और यदि अग्निमंद हुआ तो गुल्म और बढ़ जाएगा। ओके, इसीलिए गुल्म के केस में ना अति सौहित्य ना ही अति विलंघन, ये दोनों में से कुछ नहीं करना है। ओके, अब गुल्म में जो जाठराग्नि है उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है वो जानते हैं। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि सम प्रकोपो दोषा नाम सर्वेशा अग्नि संश्रितो। ठीक है, जितने भी तरह के दोष होते हैं, सभी प्रकार के दोष में जो है दोषों का समन हो, दोषों का प्रकोप हो, वो सब का सब किस पे डिपेंड करता है? अग्नि पे आश्रित होता है। ठीक है, जो जठराग्नि है उसी के ऊपर है ये। ऐसा आप भी जानते होंगे कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, यदि अग्नि मंद हुआ तभी सभी तरह का रोग होता है, सभी तरह का दोष विशेषण होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी वही चीज़ को वेरीफाई किया है कि सम प्रकोप, दोष का समन, दोष का प्रकोप, सब का सब अग्नि के ऊपर ही आश्रित होता है। सम प्रकोपो दोषा नाम, दोष का समन एंड प्रकोप जो है वो किस पे है? सर्वे, सभी प्रकार का दोष का समन या प्रकोप किस पे आश्रित होता है? अग्नि आश्रित। इसीलिए करना क्या है कि तस्मात् अग्नि सदा रक्षेन निदानानि च विवर्जते। इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है? एक तो अग्नि की रक्षा करना है, अग्नि सदा रक्षेन, एंड निदानानि च विवर्जते, जो निदान है उसको त्याग करना है। ओके, नेक्स्ट जो आपको दंती हरितकी के बारे में हमने कहा था कि कवर करेंगे वो यहाँ देख लेते हैं। दंती हरितकी अभी तक आपको याद होगा मेरे ख्याल से किस में आया था? तो कफज गुल्म में। कफज गुल्म में ही ना भल्ला तक अपने हरे दंत से 10 मूल के मिश्रक का क्षीर षटपल में निकाला था। तो हरे दंत से दंती हरितकी, कफज गुल्म। ओके, ये याद रखना। तो दंती हरितकी जो है इसमें याद करने वाली बात आपको क्या क्या है कि विंशति पंच अभया, जो इसमें अभया यानी हरितकी का सिनोनिम्स है वो विंशति पंच 25 नंबर जो है 25 अभया हरितकी फल खाना का यूज करना है, खाना नहीं हम मीन्स प्रिपरेशन में यूज करना है। 25 नंबर, इसका अमाउंट जो है वो पल में तोला में नहीं, ये नंबर में 25। साथ साथ दंतया पलानी तावंती चित्रकस्य तथैवचो, यानी चित्रक एंड दंती इन दोनों को एक जैसा पल यानी 25 पल, जितना नंबर इसमें लिए ना उतना ही पल में दंती का मूल एंड चित्रक मूल ये लेना है। ओके,
तो इसमें 3 चीज़ आपको याद रखना है मेनली, कि हरितकी का संख्या 25 एंड दंती का मूल और चित्रक का मूल 25-25 पल में लेना है। ठीक है। अब जो प्रिपरेशन है वो इंग्रेडिएंट से तो बनाएंगे ही, प्रिपरेशन बनने के बाद जो लेह बनेगा, ठीक है, उस लेह को, एक पल लेह को क्या करना है, लीक करना है। साथ साथ जगदवा च एकाम हरितकी, और जो है उसके साथ साथ जो पका हुआ हरितकी है उसको खाना है। इससे क्या होगा कि सुखम विरिच्यते स्निग्धो दोष प्रस्थम मनाम्यम। ठीक है, इससे क्या होगा कि सुखपूर्वक विरेचन होगा। वो वैसे पर्सन जो पहले से स्निग्ध स्नेहन स्वेदन कर चुका है, उसको यदि एक पल ये लेह को लेना है पके हुए हरितकी के साथ, तो उसको सुखपूर्वक विरेचन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना है कि निरत्यः कर्माश्च द्रवो मान शोधन, इसीलिए जो है दंती हरितकी का प्रयोग हमेशा मान शोधन, मान से सने हुए जो ओदन भात होते हैं उसके साथ भोजन में करना चाहिए दंती हरितकी को। ओके, तो इसमें याद करना है 20 हरितकी या अभया एंड दंती एंड चित्रक जो है वो 20 नहीं 25 हरितकी एंड 25 पल दंती एंड चित्रक को लेना है। ओके, गुल्म रोग में अनुपान के बारे में दिया है, इसको यहाँ पे देख लीजिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ अनुपान में लेना है, कोल, दाडिम, घर्म अम्बु यानी कि जो गर्म जल होता है ना, उष्ण जल, वो सुरामंड एंड आमलक कांजी, आमलक कांजी जो है बिंजोर नींबू होता है ना, तो इन सभी को जो है अनुपान के रूप में लेना है। ठीक है, कोल, दाडिम, उष्ण जल, सुरामंड एंड आमलक कांजी। इससे क्या होगा कि सूल, अनाह, इन सभी का नाश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट गुल्म रोग में जो पथ्य है, इतने सारे पॉइंट है, इसमें से ये लास्ट वाला लाइन इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको बीज पूरक, हिंगू, अम्लवेतस, छार, दाडिम, तक्र, तैल, सर्पी, ठीक है, इन सभी से बना हुआ जो व्यंजन है वो लेने से वो गुल्म पथ्य, मेनली जो ये वाला है कफज गुल्म में वो पथ्य होता है। इसके बाद असाध्य गुल्म के लक्षण के बारे में जानते हैं। हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो त्रिदोषज गुल्म है उसमें पढ़े थे, जो दारुण वर्ड है वो मेनली असाध्यता के लिए लिया था, वो त्रिदोषज गुल्म की असाध्यता से रिलेटेड थी। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे महारुज, दाहपरित, अस्मवद उन्नत, शीघ्र विदाही, दारुण। ठीक है, ये सभी लक्षण था। ऐसे यहाँ पे ये असाध्य गुल्म के लक्षण है। बहुत सारे पॉइंट है, जिसमें से कुछ पॉइंट आपको याद रहना चाहिए जो आते रहते हैं एंट्रांस में। वो है महावास्तु परिग्रह। महावास्तु मीन्स बहुत बड़े स्थान को जो है परिग्रह कर लिया, घेर लिया है, मीन्स शरीर का जो है लार्ज एरिया अफेक्टेड हो उस गुल्म के वजह से। ठीक है, महावास्तु परिग्रह, जो बहुत बड़े स्थान को घेर लिया हो। देन कृत मूला, यानी जिसका मूल या जड़ जो है वो बांध लिया गया हो। शिरा नद्ध हो, ठीक है, जिसके जो सिराओं से अनद्ध हो गया या सिरा जाल से व्याप्त हो चुका है जो गुल्म, वहाँ पे पूरा का पूरा जो वेन जो है पता चल रहा है, प्रोमिनेंट हो गया हो। ठीक है, यदा कुर्म इव उन्नत, जो कि कछुआ का जो होता है ना पीठ टॉर्टोइज का, उसके जैसा उन्नत हो, उभर गया हो, तो ये सभी लक्षण से युक्त गुल्म जो है वो असाध्य गुल्म में आते हैं। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रक्तज गुल्म भी। ठीक है, तो रक्तज गुल्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम लोग इसकी चिकित्सा देखेंगे। इसकी चिकित्सा में क्या क्या बता रहा है वो देखते हैं। गर्भकाल व्यतिक्रमे स्निग्ध स्विन्न शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि गर्भकाल व्यतिक्रम, यानी गर्भकाल जो बीत जाएगा, यानी कि करीब 10 महीना जो आचार्य चरक ने माना है वो हो जाएगा, तो 10 मंथ बीत जाने के बाद ही रक्तज गुल्म की चिकित्सा करना है, रक्त गुल्म की चिकित्सा करनी है। ठीक है, वो भी कैसे करना है, तो स्निग्ध स्विन्न शरीर आए, उसके शरीर का स्नेहन स्वेदन कर देना है, उसके बाद उसको स्नेह विरेचन देना है। ओके, तो गर्भकाल व्यतिक्रमे स्निग्ध स्विन्न शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा क्या करना है कि उसको पलाश छाड़ का प्रयोग करना है। ठीक है, पलाश छाड़ में भी जो है अपना फॉर्मुलेशन इन्होंने दिया है कि पलाश का छाड़ जो है 5 आढ़क, साथ साथ 2 आढ़क जो है उसमें तिल का तेल और गाय का घी मिलाकर पकाना है।
इसका जो है अमाउंट तो नहीं बताया है, कितना कितना लेना है तिल का तेल और गाय का घी, बस इन दोनों को मिलाकर 2 आढक लिया है और पलास का क्षार 5 आढक लिया है और स्नेह पाक करना है जैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें क्या करना है, योनि शोधन करना है, देन बस्ती वगैरह और कुछ अन्नपान है उनको भी देखते हैं। सो योनि विच्छेदन के लिए क्या करना है कि योनि प्रदेश है उसमें, योनि विच्छेदन के लिए उस योनि प्रदेश में पलल डालना है। पलल के बारे में बताया कि मांस या तिल का कल्क है। ठीक है, लेकिन उस पलल को कैसे डालना है, या तो क्षार के साथ मिला करके, वहाँ पे जो भी हमने पलास का क्षार लिया था, यहाँ पे क्षार का मतलब मेनली यव क्षार से लिया है। ठीक है, सेकेंड ट्रीटमेंट पलास क्षार का यूज किया था। यहाँ पे जो है योनि में जो है डालने के लिए एक तरह से पिचू धारण ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पलल को क्या करते हैं, यव क्षार से मिला करके या वो दे दे, या फिर उस पलल को जो है सुधा क्षीर, जो स्नोही क्षीर होते, शेहुंड क्षीर होते, उसके साथ मिला करके योनि प्रदेश में रखना है। या फिर जो है आप कटुक मत्स्य कान ये रख दीजिए, कटुक मत्स्य, या फिर वाराह मत्स्य पित्ताभ्याम, जो वाराह सुअर होते या फिर मछली मत्स्य, इनके पित्त को जो है, जो कपड़ा को भिगो देना है सूती वस्त्र में वाराह या मछली के पित्त में, और उसके बाद जो उस वस्त्र को जो है योनि प्रदेश में रखना है। तो ये 3 मेथड है मेनली, एक पलल वाला, दूसरा कटुक मत्स्य, तीसरा वाराह मत्स्य पित्त में जो है भिंगा करके उस कपड़ा को रखना, ओवरऑल योनि में रख करके योनि का विशोधन करना है। इसके अलावा जो है रक्त गुल में और ट्रीटमेंट में बस ये बताया है कि रक्त पित्त नाशक जो क्षार होते हैं ना, उस क्षार में मधु और घी को एक साथ मिला करके फिर चटाना है। ठीक है, क्या हुआ, रक्त पित्त नाशक क्षार में मधु और घी मिलाकर चटाना है। सेकेंड क्या करना है कि उसे लहसुन, तीक्ष्ण मदिरा एंड मछली, इन सभी का जो है प्रयोग उसके आहार में देना उस स्त्री को। एंड थर्ड में आपको ये बताया कि दूध, गौमूत्र एंड यवक्षार, ठीक है, इनसे युक्त 10 मूल का क्वाथ में जो है मिला करके उसको उत्तर बस्ती दे दे। तो ये जो है इसके ट्रीटमेंट हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी करेक्शन करना हो, कोई सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।